नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बेसिकली 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे बात की जाए तो जो पहला टाइप है जिसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे अट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर अट्रैक्ट होते हैं। अब यदि हम कंपाउंड को देखना चाहें कि वो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन से देखा जा सकता है कि वो पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैं मैंगनीज की बात करूँ, मैंगनीज विद ऑक्सीडेशन स्टेट +2, या मैं किसी आयन की बात करती हूँ कॉपर +1, तो यदि वो मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ जिसमें वो S के इलेक्ट्रॉन वो अपने लॉस कर चुका है, तब मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बता रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यदि कॉपर के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जिसमें अपने S का उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है और D में उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और अगर उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसका मतलब ये कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं दिखा रहा। इसके पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी चाहिए, क्योंकि +2 करते ही ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे जिनके पास में होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके अट्रैक्शन के कारण इन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और जब वो रोटेट करते हैं तो अपने आसपास क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है, जिसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। और ये जो वैल्यू है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, इसे एक फॉर्मूले से निकाला जाता है n × n+2। इसमें जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पहली सीरीज की बात करूँ तो कोई भी एलिमेंट यदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपेयर किया जाए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, हम सारे ऐसे कंपाउंड ले लें जिनमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हमारा मैंगनीज ऐसा एलिमेंट है जिसमें D के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक फील्ड में उसका अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम कहेंगे उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूँ तो ये n की वैल्यू 5 है और ये 5 और ये हो जाएगा 2 7। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा √5 × 7 दैट इज इक्वल्स टू 35, और इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5.91 जो है यूनिट है इसकी बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर न सिर्फ ये पता पड़ जाता है कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा, इस फॉर्मूले से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाला जा सकता है, और जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर पूछा जाए आयरन +2 और आयरन +3 में किसका मैग्नेटिक नेचर ज़्यादा है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d6,4s2। अगर आयरन के +2 कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसके पास D में है 6 इलेक्ट्रॉन, और इन 6 इलेक्ट्रॉन में 1 4 5 6 इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 4। और यदि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए जिसमें ये इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा, तो जो N है उसमें हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
और क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा या मैग्नेटिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जहाँ तक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बात है, अगर मैं आयरन को लेकर जिक्र कर रही हूँ तो आयरन जो है वो एक कैटेगरी में आता है, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बस इनमें फ़र्क ये होता है कि ये रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जितने स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नहीं अट्रैक्ट होता उससे कहीं स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं तो उसके अलावा ये प्रॉपर्टी और भी दिखाते हैं कि अगर आप आउटर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। और आयरन के अलावा कोबाल्ट और निकेल भी वो एलिमेंट हैं जो इसी कैटेगरी में आएंगे। ये तीनों भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं आउटर मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और अगर आउटर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी जाए तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। वजह यह है कि इनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये अपने मूवमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। तो सेकेंड वेराइटी हो गई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और थर्ड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। Diamagnetic substance. These are repelled by outer magnetic field. Paramagnetic substance attract by magnetic field. Paramagnetic substance strongly attract by magnetic field, and diamagnetic substance are repelled by outer magnetic field. ये वो कंपाउंड है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। जिंक +2, कॉपर +1, स्कैंडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं और पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। तो जिंक +2 कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड। कॉपर की बात करें 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि अनपेयर्ड हो, इसके कारण ये दिखाएगा रिपल्शन टुवर्ड द आउटर मैग्नेटिक फील्ड। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगेन 3d10, इसके पास भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी दिखाएगा डायमैग्नेटिक नेचर। स्कैंडियम की बात करें तो इसके डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0। और इसके अलावा हम जानते हैं इसके अंदर की जो फील्ड्स हैं, शेल्स हैं, ये तो आउटर शेल है जिसकी बात कर रहे हैं, S3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डी के इलेक्ट्रॉन निकल गए, अंदर की तो पूरी भरी हुई है। तो अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी डायमैग्नेटिक है। भी हमने बात की थी इसकी जो फैमिली है, ग्रुप है इसका, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इसकी एक वेरिएबल नेचर देखा था कि दे जनरली डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +3 दिखाते हैं, और +3 में होगा ये कि इनका जो जितने भी शेल्स बचेंगे उस शेल्स में जो सब शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे, जिस वजह से इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। एक तो ये सबके सब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायमैग्नेटिक है, और साथ में कलरलेस है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कितना है सर, D0। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी बात की गई थी, दे आर कॉल्ड नॉन टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहे हैं, +2 दिखाते हैं। उनका भी D10 कंप्लीटली भरा है, इसलिए वो कैसे हैं, डायमैग्नेटिक है, और क्योंकि D10 है इसलिए वो कलरलेस है। सेम बिहेवियर ये दिखा रहे हैं। ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी यूजुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और ये भी कैसे हैं, कलरलेस। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी में आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो नहीं दिखा रहा है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कलर दिखाते हैं और ये कलर नहीं दिखाते, इसलिए ये जो एलिमेंट हैं उन्हें हम एक नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट में मान सकते हैं, जिसमें ज़्यादा ये जो बात है वो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की कही जाती है, क्योंकि वो एक और डेफिनेशन फॉलो नहीं करते कि वो अपनी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं दिखाते। तो ये इलेक्ट्रॉन जिनके पास n की वैल्यू 0 है उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 0 होगा।
इन सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। तो बेसिकली तीन तरह के सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टेड बाय outer magnetic field due to presence of unpaired electron, their magnetic moment can be calculated by formula root n into n plus 2 where n is unpaired electrons number, और जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। फर्स्ट सीरीज में मैंगनीज अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट भी वही दिखाता है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद भी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, उनमें आता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल्ड हो जाते हैं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक यूनिक बिहेवियर होता है जो एस ब्लॉक के मेटल्स में नहीं दिखने के लिए मिलता, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है क्योंकि इनके फॉर्मेशन के दौरान एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एग्जांपल से देखते हैं किस तरह की बॉन्डिंग। अगर मैं कॉपर का एक कंपाउंड लूँ दैट इज CuSO4, तो एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सल्फेट की जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। कॉपर जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऐसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करती है। पहला है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज इसे मदद करेगी, साइज छोटी होने से आउटर मोस्ट रीजन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है। दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन के नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और साइज छोटी होने से इनके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट भी बढ़ जाता है। और तीसरा है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल्स जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रखकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। अगर इस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाए तो सेंट्रल मेटल या जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इन्हें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कॉपर के लिए कह सकते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसे चाहिए। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लेविस बेस, लिगेंड का काम कर सकता है क्योंकि ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और वो सभी स्पीशीज जिनमें लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है वो सभी ये काम में हेल्प कर सकते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेविस बेस की जगह ज़्यादा लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। लिगेंड्स वो जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकें। इन लिगेंड्स में जहाँ न्यूट्रल स्पीशीज आती हैं जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, वहीं इसमें नेगेटिव आयंस भी आती है जैसे Cl आयन है, सल्फेट आयन है, साइनाइड आयन है एक्सेट्रा। ये भी लिगेंड का काम कर सकती है। कुछ है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये भी लिगेंड का काम करती है, पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज रेयरली जो है वो लिगेंड का काम करती है। बेसिकली न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास में लोन पेयर होती है और जो नेगेटिव स्पीशीज होती हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकती हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उनसे बनने वाले कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें कुछ इस तरह लिखा जाता है। ये है Cu, इसमें जो 4 अमोनिया है वो इस मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं इसे इस बड़े से ब्रैकेट या जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर रखा जाता है, और जिससे वो पहले जुड़ा था आयनिक बॉन्ड के थ्रू उसे बाहर रखा जाता है। जिससे वो पहले जुड़ता है उसे प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, और जिससे बाद में जुड़ता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक बॉन्ड होती है और इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। इसमें हर तरह का बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कॉपर और सल्फेट के बीच में आयनिक बॉन्ड है, कॉपर अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये बहुत सारे बॉन्ड्स एक साथ होते हैं और इन्हें मिला के जो कंपाउंड बनता है इन्हें कॉम्प्लेक्स
या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर का इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। और एक और बात ये कि इन्हें ब्रैकेट के अंदर रखने की वजह ये होती है कि वह जब सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड से जुड़ जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में अपना टेस्ट नहीं देता है। अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, कॉपर का टेस्ट लगाएं या अमोनिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो इसका प्रेजेंस शो नहीं होगा, जबकि वो आयन जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो अपना टेस्ट अभी भी शो कर रही होती है। जैसे अगर मैं इसे मिलाऊं बेरियम क्लोराइड तो मुझे बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आयन जो बाहर है वो अपना टेस्ट देगी। पर यदि क्यूपरिक आयन का टेस्ट लगाने की कोशिश की जाए तो टेस्ट नहीं लगेगा। अमोनिया का प्रेजेंस शो करने की कोशिश की जाए नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में तो टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके हैं ये सॉल्यूशन में अपना प्रेजेंस शो नहीं करते और इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिस्कस की जाती है। अब ये तीनों कैसे हेल्प करें? अगर साइज स्मॉल है, अगर एटम की साइज स्मॉल का मतलब होता है कि प्रोटॉन जो है या तो शेल के नंबर्स कम है जिसके कारण साइज स्मॉल है, या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से उसने शेल को अंदर की ओर पुल कर दिया है जिससे इसके और अप्रोच करने वाले लिगेंड के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और ये आसानी से उसे अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए स्मॉल साइज इसे सपोर्ट करती है। हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये प्रोटॉन ही है, ये न्यूक्लियर चार्ज ही जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो अंदर प्रोटॉन के नंबर जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ही स्ट्रांगली इसे अट्रैक्ट कर पाएगा। और वैकेंट ऑर्बिटल्स, अगर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहा है तो स्पेस खाली होनी चाहिए जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रख के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, स्मॉल साइज, साइज का छोटा होना, ज़्यादा आसानी से लिगेंड न्यूक्लियस को अप्रोच कर पाता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से न्यूक्लियस का प्रोटॉन आसानी से उसे अट्रैक्ट कर लेता है, और खाली ऑर्बिटल होने की वजह से जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आते हैं तो वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में रख पाते हैं जिससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाता है। तो ये जो है वो लिगेंड का काम कर सकते हैं। जनरली वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर होती है और जो एनायनिक होते हैं। इस तरह बनते हैं कॉम्प्लेक्स जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स दिखते थे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। पोटेशियम फेरोसाइनेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट कंपाउंड जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग जगह, ये भी सब कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। अगली प्रॉपर्टी जो है हम पढ़ रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें बनाए जाने के पीछे रीज़न है इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होना, खाली जगह काफ़ी होती है जिसकी वजह से छोटे कुछ एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, शॉर्ट में इन्हें HbCN कह सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन नहीं है पर HbCN एक बैंक का नाम भी है। अगर आपको ये याद करने में मदद करेगी 4 एलिमेंट हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, ये विदाउट बॉन्डिंग उसमें रहना शुरू कर देते हैं। लाइक ये होस्ट हो गया और वो गेस्ट हैं जो बीच में आकर रहना शुरू कर दें। अगर मैं मान लूँ कि ये आयरन का क्रिस्टल है तो इस आयरन के क्रिस्टल में बीच में ये कार्बन का एटम जनरली आ जाता है जो इसकी हार्डनेस बढ़ा देता है। मेटलर्जी में बात की जाती है कि आयरन में कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिससे वो ब्रिटल होता है। तो ये कार्बन जो है विदाउट एनी बॉन्डिंग, आप इनके जो बीच में रिलेशन है ना तो आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं ना उसे कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं, जस्ट ये एम्प्टी स्पेस में रहना शुरू कर देता है। और ये एम्प्टी स्पेस ही जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाती है। These empty spaces are called interstitial spaces, interstitial void, इसलिए इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा इनको कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में किसी बॉन्डिंग के थ्रू नहीं रहते, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आती। मतलब आयरन जैसे केमिकल प्रॉपर्टी पहले शो कर रहा था वैसे अभी भी शो करेगा। मतलब जो मेटलिक बिहेवियर ये पहले दिखा रहा था वही ये मेटलिक बिहेवियर अभी भी दिखाएगा। इसलिए इन्हें सेकेंड नाम, ये पहला नाम हो गया इनका इंटरस्टिशियल कंपाउंड,
इन्हें मेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन आया तो उसे मेटलिक हाइड्राइड कह देंगे, बोरॉन आया तो मेटलिक बोराइड कह देंगे, कार्बन है इनके नीचे तो मेटलिक कार्बाइड कह देंगे। तो मतलब मैं इसे मेटलिक कार्बाइड कह सकती हूँ। कि मेटलिक कार्बाइड कहने के पीछे वजह है कि भले ही कार्बन अंदर आ गया है पर ये कहा जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। क्या ये इनिशियल लेवल पे कही गई बात है। अब ये बात जो है वो कई जगह सही नहीं हो रही है, पाई जा रही है कि बिहेवियर में चेंज नहीं आया, क्योंकि कई बार ये जब आते हैं तो डिस्टॉर्शन कॉज कर देते हैं, जो क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी जो इफेक्टेड हो जाती है, स्पेशली डेंसिटी जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है, हमें ऐसा लगता है बीच में कार्बन आ गया तो उसने एम्प्टी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर दी तो डेंसिटी बढ़ गई होगी, पर यहाँ पे क्योंकि डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी होती है, तो इन्हें मेटलिक कंपाउंड्स कहते तो हैं। पर प्रीवियसली आंसर ये नाम इस बेसिस पे दिया गया था क्योंकि ये माना जाता था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, पर हाँ इनकी प्रॉपर्टीज इफेक्टेड तो होती है, पर ये है केमिकल प्रॉपर्टी वही रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पहली बात की डेंसिटी की जो कि कम हो जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो होते हैं वो नॉर्मल मेटल से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और कई बार तो ये देखा जाता है जो बोरॉइड्स होते हैं जिनमें एम्प्टी स्पेसेस में बोरॉन आ चुका होता है तो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि वो कई बार डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो हार्डनेस बढ़ जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज remain same but physical property changes. Physical properties changes. और यदि मैं इनके एप्लीकेशन बेसिस पे बात करूँ तो एप्लीकेशन बेसिस में इनके जो एक एग्जांपल दूंगी, हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। कई जगह हाइड्राइड कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। हमने इस तरह का पेयरिंग देखा होता है, प्लैटिनम विथ हाइड्रोजन, पैलेडियम विथ हाइड्रोजन, निकल विथ हाइड्रोजन। तो अगर स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में बात की जाती है जहाँ सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं, ये ऑक्लूजन प्रोसेस कही जाती है, पर लार्ज क्वांटिटी में ये इसके इंटरस्टिशियल वॉइड तक इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें मेटलिक हाइड्राइड्स कहा जाता है, और इन्हें बहुत कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। या एक वर्ड आता है हाइड्रोजन इकोनॉमी, जिसमें ये बात की जाती है कि हाइड्रोजन बाकी फ्यूल के कंपेयर में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है, और उसकी स्टोरेज के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली पैलेडियम को, वाइटल पैलेडियम को, जिसमें 935 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन रखने की कैपेसिटी होती है। अपने नॉर्मल वॉल्यूम से ये 935 टाइम्स हाइड्रोजन ज़्यादा रख सकता है, और ये इसे आइसोटोप्स अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें तीसरा नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड कंपाउंड्स। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्राइड है, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड। मैं हाइड्रोजन से एग्जांपल देती हूँ। जनरली हम कभी भी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं तो जो बेस वैल्यू होती है वो होल नंबर होती है। अगर मैं आपको अल्कली मेटल की बात करूँ तो या तो फॉर्मूला MH होता है, या MH2, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, CH2 हाइड्रोलेथ कंपाउंड कंपाउंड। बेस वैल्यू 1 होती है जो वैलेंसी पे बेस्ड होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सोडियम की भी 1, यहाँ भी ऐसा ही है। मैग्नीशियम कैल्शियम की वैलेंसी 2 है इसलिए इसकी बेस वैल्यू 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो इसकी बेस वैल्यू 1 है। पर ये केमिकल बॉन्डिंग है इनके बीच की, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। मगर जैसे अभी हमने बात की कि जब ये जुड़ते हैं मेटल के साथ में तो कोई बॉन्डिंग काम नहीं कर रही होती, ना आयनिक बॉन्डिंग काम कर रही होती है, ना कोवलेंट बॉन्ड काम कर रहा होता है। यहाँ पे प्योरली सिचुएशंस होती हैं कि उस वक्त कितना ये एलिमेंट अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्यूपाई कर सकता है, इनकी क्वांटिटी, एम्प्टी स्पेस कितना है मेटल के पास में। कई बार इनकी फिजिकल स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी फिजिकल स्टेट में ये ज़्यादा उसे रख पाते हैं मेटल, और किसी फिजिकल स्टेट में कम रख पाते हैं। मतलब इनके आके जुड़ने की जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है।
फिक्स नहीं होने के कारण ये जो रेशो है वो हमेशा डबल ही हो, ट्रिपल ही हो, होल नंबर में ज़रूरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 1.7 टाइम्स जो है मेटल के वॉल्यूम का वो आए, या 1.8 टाइम्स से मेटल के वॉल्यूम के पास में आए, जिसके कारण जो बेस वैल्यू है वो होल नंबर नहीं रह जाती। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे टाइटेनियम की, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ता है तो ये जो x की वैल्यू होती है वो 1.8 से 1.9 कुछ भी हो सकती है, मतलब बेस में जो वैल्यू है वो होल नंबर में ना आके फ्रैक्शन में आ रही है। और यदि वैल्यू होल नंबर में आके फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये कि टाइटेनियम हो सकता है अपने वॉल्यूम के 1.8 टाइम्स रखें या 1.9 टाइम्स रखें, ये हमेशा होल नंबर में रखे ज़रूरी नहीं है। वैसे जिरकोनियम का जो हाइड्रेट होता है उसमें भी बेस वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में लिखी होती है, बेस वैल्यू फ्रैक्शन में रखी होती है। तो अगेन ये बात आ रही है कि इसमें हमेशा बेस में होल नंबर मिले ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये जो कंपाउंड है अल्कली और ये दोनों के दोनों मेटल है, तो एक तरह कंपैरिजन है कि अल्कली जो है वो स्टाइशोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये जो होते हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो स्टाइशोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो नॉन स्टाइशोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड में आते हैं। इन्हें मैटलिक कंपाउंड भी कह सकते हो कि ये माना जाता है इनके आने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। और नॉन स्टाइशोमेट्रिक इसलिए क्योंकि जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इनकी बेस वैल्यू हमेशा होल नंबर हो ज़रूरी नहीं है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। दे कैन बी गुड कैटलिस्ट। अगर हम नोटिस करें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें मैक्सिमम रिएक्शन में कैटलिस्ट ये होते हैं। इसकी दो इंपॉर्टेंट वजह है। पहले तो ये कि हम देख चुके देखें जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं अगेन इनके एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ इनका कंपैरिजन करूं, क्योंकि वो भी मेटल होते हैं और ये भी मेटल होते हैं, तो एक जो कैटलिस्ट है उसका एक काम होता है टू सपोर्ट द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। उस ट्रांजिशन स्टेट में उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। एस ब्लॉक एलिमेंट लिथियम की जो फैमिली है वो रिस्ट्रिक्टेड है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, और जो बेरिलियम की फैमिली है वो रिस्ट्रिक्टेड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। और ज़रूरी नहीं है कि मेटल जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसकी रिक्वायरमेंट +1 या +2 की भी हो। उसकी हो सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की रिक्वायरमेंट हो, किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की रिक्वायरमेंट हो। और अभी हम ये देख चुके हैं कि इनकी एक खासियत है कि दे कैन शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक ये कि अगर आप अल्कली के पास जाते हो तो वो मना कर देता है +1 चाहिए तो ठीक, अदरवाइज उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल नहीं है। एक अगर अल्कलाइन के पास जाते हो वो मना कर देता है +2। तो डेफिनेटली एक कस्टमर भी एक ऐसी शॉप में जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चूज कर सके। तो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कौन से अच्छे होंगे, जिसमें हमने देखा था स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक ऑप्शन बढ़ते जाते हैं। मैंगनीज I can show +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम +8, रुथेनियम +8। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वो कस्टमर की चॉइस पूछता है कि भाई आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, हम वो अवेलेबल करा सकते हैं। इसका रिजल्ट हमको ये देखने मिलता है कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसमें सभी जगह आपको ट्रांजिशन एलिमेंट भी एज ए कैटलिस्ट नजर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केमिकल कांटेक्स्ट में एक बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए एक एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें एक दो चैप्टर्स और है जिसका रेफरेंस यूज़ हो रहा है कि पहला तो केमिकल कांटेक्स्ट की बात की कि जो ट्रांजिशन स्टेट टेम्परेरी स्टेट बनने वाली रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा उसके लिए लगने वाली एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा जो कैटलिस्ट होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो आसानी से जो रिएक्टेंट्स है, मान लिया ये सी है, ये दो रिएक्टेंट है ए और बी जिनको बॉन्डिंग करनी है, ये उन्हें अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा। और एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है इसमें एनर्जी, तो ये एनर्जी जो रिलीज है वो कहाँ काम आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी में। इसलिए हम कहते हैं कैटलिस्ट स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में काम ले सकता है। दूसरी बात, जब ये ए और बी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो यूनिट वॉल्यूम में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ कौन सा लॉ आ गया, गुलबर्ग-वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाई विल बी द स्पीड ऑफ रिएक्शन।
तो ये 3 तरह से सपोर्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए ये इतने अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। पहला हमने क्या देखा, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब ये रिएक्टेंट इसके ऊपर टेम्परेरी स्टेट बनाने के लिए एड्जॉर्ब होते हैं, तब एनर्जी जो रिलीज होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाती है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। और तीसरा ये कि जब ये ए और बी सरफेस पे जुड़ते हैं, तो सरफेस पे जुड़ने पर यूनिट वॉल्यूम इनका अमाउंट बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ऑयल का घी में चेंज होना, वनस्पति घी कहते हैं जिसे, इसमें लगता है निकल। निकल इज बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट। द फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। फेमस प्रोसेस, हार्वेस्ट प्रोसेस, that is ammonia formation process. अमोनिया फॉर्मेशन में यूज होती है प्रोसेस, और इसमें जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है वो होता है आयरन, और इसमें एक प्रमोटर होता है, और वो प्रमोटर भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट इज मॉलिब्डेनम। उसके बाद में तीसरी प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी एक कमर्शियल मेथड है, और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज होती है, और इसका कैटलिस्ट जो है वो होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। चौथी ओस्टवाल्ड मेथड। ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड है, और इस नाइट्रिक एसिड में हमें लगते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं बेसिकली प्लैटिनम और रोडियम। गॉज पढ़ेंगे आप, प्लैटिनम और रोडियम की गॉज होती है जो यहाँ कैटलिस्ट का काम करती है। तो पहला हमने देखा, अगर हम ऑयल को घी में चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, तो कैटलिस्ट के रूप में निकल लगता है। दूसरा हैबर्स प्रोसेस जो होती है वो अमोनिया फॉर्मेशन की होती है। उस हैबर्स प्रोसेस में आयरन जो है कैटलिस्ट के रूप में लगता है, उसका प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम। थर्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की, जिसमें V2O5 होता है एज ए कैटलिस्ट। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की, जिसमें प्लैटिनम और रोडियम को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ मेथड। एक प्रोसेस होती है डैकन्स मेथड। इस डैकन मेथड में CuCl और Cu2Cl2 यूज किया जाता है, और ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड है। KClO3 का डिकम्पोजिशन, जो ऑक्सीजन बनाने की मेथड में यूज होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जिसमें कैटलिस्ट के लिए MnO2 यूज करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। फिर इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसमें कोबाल्ट सॉल्ट यूज किया जाता है। और इसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं तो कुछ रिएक्शन जो आनी ही चाहिए वो शामिल की हैं। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन, इसमें एक कैटलिस्ट होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम इसका मिक्सचर होता है, और इसमें जो टाइटेनियम यूज़ हुआ है वो भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। 3 रीजंस, पहला दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इन्हें अच्छा कैटलिस्ट बना रहा है। दूसरा, जब ये रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस,
ये एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में यूज हो जाती है। और जब यूनिट एरिया में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंग टू गुल्बर-वागे लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, निकल रिड्यूसिंग एजेंट, पैलेडियम विथ निकल, palladium with hydrogen, nickel with hydrogen, platinum with hydrogen, all they are reducing agent. Haber's process, preparation of ammonia, iron, contact method, preparation of sulfuric acid, catalyst, B2O5, Ostwald method, nitric acid preparation, platinum and rhodium, Dakin method, catalyst CuCl या Cu2Cl2, decomposition of KClO3, catalyst MnO2, decomposition of bleaching powder, cobalt salt, और पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है, जो किस चीज़ का मिक्सचर है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। तो दे बिहेव लाइक अ वेरी गुड कैटलिस्ट।